नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर, जहां सोचने की कला जीवित रहती है। हमने ग्रीक दर्शन के इस अध्ययन में इससे पहले बात की थी थेल्स के बारे में, जो पाश्चात्य दर्शन जनक जगत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रश्न है कि थेल्स के बाद कौन आता है। तो थेल्स के बाद प्रमुख विचारक के रूप में थेल्स के ही शिष्य एनेक्जिमेंडर आते हैं। एनेक्जिमेंडर विचार करने के मामले में, चिंतन करने के मामले में थेल्स के कहीं अधिक साहसी हैं और उनके विचार थेल्स से कहीं अधिक गहरे हैं। थेल्स का जन्म लगभग 610 ईसा पूर्व वर्तमान में जो एशिया माइनर है उसके मिल्टास शहर में हुआ था। यदि हम कहते हैं कि थेल्स ने पाश्चात्य चिंतन परंपरा की, पाश्चात्य दर्शन परंपरा की, ग्रीक दर्शन परंपरा की नींव रखी, तो थेल्स ने उस पर पहली मंजिल खड़ा की। अगर हम जरा रुक के सोचने की कोशिश करें कि हमारे सामने जो दिखता है, हवा, मिट्टी, पानी, जानवर, तारे, ग्रह, मनुष्य आदि, कि जो कुछ भी हमें अनुभूत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, ये सब कहां से आए? क्या ये सब किसी एक एक तत्व से आए हैं, या सब ये अनेक अलग अलग तत्वों से आए हैं? ये प्रश्न दर्शन में एक शाश्वत प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। ये प्रश्न एनेक्जिमेंडर के सामने भी था और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस रूप में स्वीकार किया कि जो विविध जगत, जो अनुभव जगत है, वो सब एक मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है। और उस एक मूल तत्व को एनेक्जिमेंडर ने एप्रियन कहा। एप्रियन, ये एप्रियन जो है, क्या होता है? इस बात को समझने के लिए, चूंकि ये ग्रीक दर्शन हम पढ़ रहे हैं और ये शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है, तो हमें ग्रीक भाषा के संदर्भ में ही इस शब्द के अर्थ को समझना। तो एप्रियन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है असीमित, अनंत, अपरिभाषित। अर्थात एक ऐसी सत्ता, ऐसा कारण जो सभी का मूल है, किंतु ना तो वो हमें दिखाई देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना ही वो किसी भौतिक तत्व जैसा है, लेकिन फिर भी वो सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है। जैसे भारतीय चिंतन परंपराओं में जिसे हम निरंकार ब्रह्म आदि की सत्ताएं हैं, उसी तरीके की सत्ता एप्रियन है, जिसे मूल तत्व के रूप में एनेक्जिमेंडर ने स्वीकार। एनेक्जिमेंडर कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, ऐसे जो तत्व हैं, ये सारे तत्व सीमित तत्व हैं। और जो सीमित तत्व है वो कभी भी अंतिम कारण नहीं हो सकता। अंतिम कारण के लिए असीमित ही होना चाहिए, मूल कारण असीमित ही हो सकता है। और वह कारण, वह तत्व एपिरोन। यह विचार अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। पूरे ग्रीक चिंतन परंपरा में, ग्रीक दार्शनिक चिंतन परंपरा में यह पहली बार था जब किसी दार्शनिक ने भौतिक तत्व से परे जाकर एक अमूर्त तत्व को मूल कारण के रूप में स्वीकार कर। और यही नहीं, एनेक्जिमेंडर यह भी मानते हैं, यह भी कहते हैं
कि जो कुछ भी अप्रियन से उत्पन्न होता है वह न्याय के अनुसार समय आने पर उसी में लय भी हो जाता है। न्याय के अनुसार समय आने पर उसी में लय हो जाता है। इसमें एक गहरी नैतिकता छुपी हुई है। वो क्या है? प्रकृति में हर चीज का एक क्रम है और इसी क्रम को एनेजिमेंडर न्याय कहते हैं। ये नैतिक न्याय का सिद्धांत जितना उस समय महत्वपूर्ण था उतना आज भी प्रासंगिक है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी नैतिकता की। इतना ही नहीं, अगर हम एनेक्जेंडर की बात करें तो उन्होंने केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही अपना योगदान नहीं दिया, दार्शनिक चिंतन में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खगोल में, भूगोल में भी अपना। एनेक्जेंडर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्शा बनाया इस पृथ्वी का, भूगोल का पहला नक्शा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही, वो किसी चीज पर टिकी नहीं है। उन्होंने यह भी माना अपने गुरु के तरह से कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, किंतु मनुष्य जिस अवस्था में अभी है वो एक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। आप सोचिए, डार्विन ने जो बातें कही, डार्विनवाद पर हमें एनेक्जिमेंडर की छाप नहीं नजर आती, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आती। हम लगभग 2200 वर्ष पहले इस तरीके की बात करने वाले दार्शनिक के बारे में सोचो, जो ईश्वरवाद, परंपराओं, मिथकों के विरुद्ध खड़ा होता है, जो ग्रीक में जो विश्वास था देवताओं के संबंध में उसके विरुद्ध खड़ा हुआ, जो कह रहा है सूर्य कोई देवता नहीं, वो केवल एक अग्निपिंड है, जो कह रहा है कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वह केवल सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। ऐसी बात करने वाले व्यक्ति के साथ समाज क्या व्यवहार करे? 2200 साल पहले। आज भी व्यक्ति जब किसी सामाजिक रूढ़ी, किसी विचार के विरुद्ध खड़ा होता है तो समाज बड़ा सम्मान की दृष्टि से उसको नहीं देखता है। तो 2200 साल पहले क्या होगा? समाज उसे धिक्कारता है, उसे नकारता है। यही एनेक्जेंडर के साथ हुआ। उन पर नास्तिक होने का आरोप लगा, उन्हें अपमानित किया गया, पर एनेक्जेंडर अपने विचारों पर अडिग रहे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निर्वासन झेलना पड़ा। फिर भी उनकी आवाज आज तक गूंजती है। जो उन्हें पढ़ते हैं वो उनके महत्व को जान पाते हैं। वो बात है कि जो कुछ है वो असीम से निकला है और असीम में ही लौट जाए। तो यदि हम बिल्कुल संक्षेप में कहें तो उन्होंने जगत के मूल तत्व के रूप में एप्रियन को स्वीकार किया, जो एक अनंत, अमूर्त, असीमित तत्व है। विश्व के जो उनका सिद्धांत है, विश्व की सृष्टि संबंधी जो सिद्धांत है वो है कि समस्त अस्तित्वमान चीजें अप्रियन से निकलती हैं और समय आने पर उसी में विलीन हो जाती है। नैतिकता के लिए वो क्या कह रहे हैं कि हर चीज का एक क्रम है, न्याय है और चीजें उसी के अनुसार चलती। उन्होंने कहा कि पृथ्वी स्वतंत्र रूप से संतुलित हो, किसी चीज पर टिकी नहीं है। मानव या जीवन एक विकास का परिणाम है। इस तरीके के उन्नत विचार एनेक्जेंडर के थे, जिसको बहुत ज्यादा महत्व उस समय नहीं मिली, लेकिन जब आधुनिक समय में ये सारे विचार आए तो उस पर हम एनेक्जेंडर की छाप देख सकते। तो दोस्तों, एनेक्जेंडर हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ वही नहीं सोचना है जो दिख रहा है, हमें उसके आगे भी जाना है। जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी को समझना है।
अगली बार ग्रीक दर्शन के इस क्रम में हम बात करेंगे एनेक्जिमेंडर के शिष्य एनेक्जोनीज की, जो मानते हैं कि सब कुछ वायु से उत्पन्न हुआ। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए भारतीय दार्शनिक मंच के साथ, जहां पर हर विचार की जड़ तक पहुंचने की यात्रा जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।